महिलाओं और बच्चों के साथ ये कोरोना की महामारी के दौरान हिंसा के बढ़ने का जो सवाल है, ये देश और दुनिया के पैमाने के ऊपर एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने उभर कर आया है सवाल। और इसको जब डील करेंगे आज हम, तो मुझे ये लगता है कि 3-4 मुख्य बिंदु जो हैं उनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। सबसे पहले ये है कि ये समस्या का स्केल क्या है और कहाँ से ये समस्या जो है वो जनरेट हो रही है, इसके स्रोत कहाँ है, कहाँ से निकल रही है ये समस्या जो है। फिर इसके साथ जो है इस समस्या के प्रभाव क्या है बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, और फिर ये है कि इसको किस तरह से इमीडिएटली तात्कालिक रूप में और लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरह से काउंटर किया जा सकता है। इन बिंदुओं के ऊपर हम अपनी बातचीत को जो हो फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ तक इसका सवाल है कि ये समस्या मतलब इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर मतलब हमारे जो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको पूरे देश की सरकारों को ये सर्कुलेट करना पड़ा कि आप जब भी कोरोना की महामारी से निपटने के कुछ व्यवस्थाएं करें तो उसमें महिलाओं की सुरक्षा का सवाल और बच्चों की सुरक्षा का सवाल जो है वो उसका अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो आज उसी जगह पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं जिस जगह के ऊपर उनको सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए था, लेकिन नतीजे उससे बिल्कुल दूसरी तरह के आ रहे हैं। और वो नतीजे ऐसे हैं कि जो देश अपने आप को विकसित होने का दावा करते हैं वहाँ पे फ्रांस से, यूके से और यूएसए, मतलब हर जगह के ऊपर हम जब आंकड़े देख रहे हैं वहाँ से जो आ रहे हैं, तो जो आमतौर पे जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती थी, जो उनकी हत्याएं होती थी, वो डबल और ट्रिपल का आंकड़ा जो है वो छू रही है वहाँ पे जाके। इसके साथ साथ खुद हमारे देश के पैमाने पे अगर देखें तो हमारे जो NCW है, राष्ट्रीय महिला आयोग और चाइल्ड हेल्पलाइन जो नेशनल लेवल की है, इन्होंने टाइम रहते इन चीज़ों को मॉनिटर करने की कोशिश की और वो ये बता रहे हैं कि भाई जो इस हिंसा का स्केल है ख़ास तौर पे जो बच्चों के साथ है वो इतना हाई है कि दिल पसीज जाता है सुन के कि किस किस तरह की स्थितियाँ उनके साथ गुजर रही है। और इसी तरह से जो महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ी है देश के अंदर, और देश के अंदर क्या हम खुद अपने हरियाणा के अंदर यहाँ के गली मोहल्लों के अंदर देख रहे कि महिला को जो है वो रात को मतलब 2 बजे पीट के बाहर निकाला जा रहा है, और उस समय के ऊपर वो कहाँ जाए, किसको बुलाए, कौन पड़ोसी किस तरह से मदद करे, ये सवाल हमने खुद अपनी मतलब अपने आँखों से देखा है। और इसके साथ साथ मतलब जो महिलाएं मतलब इसमें गली मोहल्ले में भी मतलब निकल नहीं सकती है, जो अपनी बात को कह भी नहीं सकती है। बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो खुद ही उस सारी हिंसा को अपने आप मतलब झेलने लग रहा है। तो इसकी मतलब ग्रेविटी देखें, इसका स्केल देखें और इसका मैग्नीट्यूड देखें इस समस्या का, तो वो बहुत बड़ा है। इसीलिए इसके ऊपर सभी को लग के सामूहिक रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ राहत जो है वो दी जा सके। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मतलब ये जो महिलाओं और बच्चों के प्रति जो बढ़ती हिंसा है, क्या इसको हम कोरोना के साथ शुरू हुई और इसके साथ ख़त्म होने वाली मान सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। असल में ये कोरोना के दौरान जिस तरह से ये हिंसा उभरती हुई नज़र आ रही है, असल में ये मतलब इंडिकेटर इस चीज़ का है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर इंडिया को ही रेफर करें तो इसके पूरे आधार और इस हिंसा की मतलब जो बुनियाद जो है वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अब क्योंकि घरों में बंद होने की वजह से लोग जो हैं बहुत ही इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं और तमाम तरह की एंजाइटीज़ हैं, तमाम तरह की असुरक्षा और तनाव है उनके अंदर, उनके रोज़गार को लेकर, उनकी जो है वेतन भत्ते और बच्चों का भविष्य, ये सारी असल में मतलब बिल्कुल एक असुरक्षित भविष्य को बुनने की जद्दोजहद में वो लोग वहाँ पे हैं। और उस स्थिति के अंदर जो सबसे कमज़ोर नज़र आते हैं
वो है महिलाएं और बच्चे। वैसे भी हमारे समाज के अंदर देखें, घरों के अंदर कोई भी चीज़ जब हमारी इच्छा अनुरूप शेप नहीं ले रही होती है तो उसका पूरा मतलब महिलाओं के सिर पे उसको रख दिया जाता है कि इसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। मतलब ये हमारे रिश्तों की जो सामाजिक संरचना है और हमारे यहाँ पे जो पारिवारिक संस्कृति है उसका मतलब हिस्सा है बहुत मतलब दूरी तक कि महिलाओं के प्रति होने वाली जो हिंसा है उसकी सामाजिक स्वीकार्यता है, उसका मतलब नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो आधार है असल में इनको अगर मैं वर्तमान दौर में इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि अभी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है स्टूडेंट्स के लिए, तो जो टीचर जो है एक उसने बहुत ही अच्छे अनुभव उन ऑनलाइन क्लासेस के जो है वो निकाल के रखे और उसमें उसने क्या बताया कि उसकी जो स्टूडेंट जो है वो लेक्चर के बिल्कुल लास्ट 10 मिनट्स में ज्वाइन करती है और जब उसे पूछा जाता है कि भाई अब मतलब इतना लेट क्यों हो तुम, तो वो ये बताती है कि जी घर है तो घर में अगर लड़की है तो इसका मतलब काम करने के लिए है, तो वहाँ पे मेरे लिए काम है वो मेरे को निपटाने पड़ते। दूसरी लड़की जो है उसने बताया कि मेरी एक छोटी बच्ची है और वो छोटी बच्ची जब मैं घर पे हूँ तो उसको रखने वाला कोई दूसरा जो है वो उपलब्ध नहीं होता, तो उसकी वजह से मैं मतलब ये लेक्चर अटेंड नहीं कर सकती। तीसरी क्या बताती है कि घर में एक स्मार्टफोन है जी और भाई भी क्लास अटेंड करना चाहता, उसी समय पे उसकी क्लास होती है, तो उस पर अधिकार जो है वो भाई का है, वो मेरा नहीं है। और उससे आगे वाली जो लड़की है वो ये बताती है कि जी मैं गांव में रहती हूँ और गांव में जो है ये इस तरह की इंटरनेट की सुविधाएं जो है इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रही। दूसरी जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उसका भी रिस्पॉन्स है कि वहाँ पे ब्रेल का कोई भी उस तरह से प्रावधान नहीं है। असल में तो ये स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिस्पॉन्सेज जो है अगर इनके मतलब इंटरलिंकेजेस को निकाल के देखा जाए तो हमें पता लगता है कि हमारे समाज के अंदर कास्ट, क्लास और जेंडर के हिसाब से जो भी भेदभाव है, जो भी उत्पीड़न और दमन जो है वो इसके अंदर भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। कास्ट हायरार्की के आधार पे देखें तो ऊंची जाति के मुकाबले जो नीची जाति की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ ज़्यादा जुल्म ज्यादती होती है। इसी तरह से क्लास के हिसाब से देखें तो वो तो कोरोना ने बिल्कुल क्लास का जो एंगल है उसको बेपर्दा कर दिया है कि जब कोरोना की महामारी फैली तो जो अच्छे खाते पीते घरों के मतलब लोग थे उनको जहाज़ों से विदेशों से मतलब लाया गया यहाँ पे, और कुछों के तो ये भी पता लगा कि मतलब टेस्ट भी करने की मतलब ज़रूरत नहीं समझी गई। और दूसरी तरफ वो प्रवासी मजदूर जिनके कंधों के ऊपर पूरा बोझ है इस देश के विकास का जो है, उनकी इस दौरान जिस तरह की रेमाटी हुई है, मतलब कोई खाने के लिए नहीं है, कोई रहने के लिए नहीं है, कोई उनका मतलब किसी तरह के मतलब रिश्तों की कोई जगह उसमें बची नहीं हुई है। तो ये जो सारा आलम है ये बताता है कि असल में अब कोरोना महामारी के समय तो ये जो महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ने वाली जो हिंसा है ये एक विशेष स्थिति के अंदर इसका बढ़ा हुआ ग्राफ जो है वो सामने आ रहा है। अदरवाइज भी ये हिंसा जो है परत दर परत हमारे घरों के अंदर जो है, हमारे रिश्तों के अंदर जो है वो जमी हुई है एक तरह से। और जब इसके ऊपर ये बात करें कि भाई इस हिंसा की वजह से असर पड़े हैं इन महिलाओं के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर, तो हमने ये उनकी खुद जुबान से सुना। वो जो महिला है जिसको रात को 2 बजे निकाल दिया गया था, वो उस समय पे पड़ोसियों के घर में ठहरी और उसका जो बच्चा था वो उसको साथ नहीं लेकर जा सकती थी उस समय पे। रात को 2 बजे जो है कोरोना का भी डर था और दूसरों के घर में मतलब 2-2, 3-3 जने किस तरह से वो पनाह ले सकते ये भी सवाल था। लेकिन उसने बताया कि पूरा समय उसका दिल जो है उसके बेटे के लिए जो है वो पसीजा रहा, वो सो नहीं पाई, वो खा नहीं पा रही है उस तरह से। तो इस समय के ऊपर इसी तरह से जो बच्चे जो हैं
इस समय पे जब एक तबके के पास जैसे मर्द लोग हैं, मतलब काम धाम बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा सब कुछ आराम मिल रहा है, पत्नियां काम से मतलब उनकी कमर दौड़ी हुई जा रही है, तो बहुत तरह की मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ की भी जगह स्पेस जो है वहाँ पे क्रिएट हो रही है। और बच्चों के बारे में तो ये देखने को मिला कि बिल्कुल पोर्नोग्राफी का जिस तरह से देखने का चस्का मतलब इस दौरान सामने आया है, वो बताता है कि हमारे समाज के अंदर मानवीय सार जो है वो कितनी तेज़ी के साथ मतलब गिरता जा रहा है। इन रिश्तों के अंदर जो है पूरा एक उपभोक्तावाद का जो है वो आलम उनके ऊपर जमता जा रहा है। और बहुत सारे बच्चों के लिए जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, हमने जब उनसे बात करी तो ये भी बताया गया कि उनको जो मिड डे मील मिलता था स्कूल के अंदर जो है वो मिड डे मील जो है अब बंद हो गया। तो बहुत सारे बच्चों ने तो चाइल्ड हेल्पलाइन को इसीलिए मतलब फ़ोन किया कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है पूरा। और इसी तरह से जो मतलब नौजवान लड़कियां हैं और उनको जिस तरह से एक निगरानी के तहत पूरे घरों के अंदर इस समय पे रहना पड़ रहा है कि भाई वो किससे मतलब फ़ोन कर रही है, किससे बात कर रही है, नहीं कर रही है, इतना क्लोज मतलब निगरानियाँ चल रही है उनकी। और जो भी महिलाओं को छोटी मोटी जगह मिल जाती थी अपनी इस हिंसा के प्रति मतलब शेयर करने की, जिससे उनका दिमाग हल्का हो जाता था, किसी को फ़ोन कर लेती थी या कोई घर में आने जाने वाला था, ये छोटी छोटी जगह थी जो रिलीव होने की जो है वो भी उनको नहीं मिल रही है। और इन सारी चीज़ों का कुल मिला के बहुत ही नेगेटिव असर जो है उनके मतलब दिल और दिमागों के ऊपर जो है वो बनता जा रहा है। और हमारे एडवा की तरफ से जो एडवा पूरे देश के अंदर महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन जो है, हमने हर जिला के ऊपर इस समय पे अपनी हेल्पलाइन जो है वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए शुरू की है। और उसमें आए दिन मतलब इतनी दूर दूर से फ़ोन कॉल्स आती हैं, जी हमारी लड़की की शादी यहाँ हो रही है, वो उसको मतलब इस समय पे उसका उत्पीड़न चल रहा है, वो गांव में रह रही है जी, वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। मतलब ये तमाम तरह की जो हिंसाएं हैं वो उनके साथ बहुत ही स्मार्ट तरीके से भी और बहुत ही मतलब फिजिकल हैंडलिंग के लेवल पे भी, क्योंकि आमतौर पे तो हमारे यहाँ पे जो शारीरिक मतलब प्रताड़ना जो है उसी को हिंसा माना जाता है, लेकिन मेंटल टॉर्चर जो है और उनकी सर्वेलेंस जिस तरह से करना मतलब तमाम तरह की जो है ये जो हिंसाएं हैं एक तरह से इनको तो अभी तक हिंसा की कैटेगरी में मतलब जो इनको झेलने ये हम देख रहे हैं अपने अनुभव से यहाँ पे जो है। और जहाँ तक मतलब इसको कोरोना महामारी की वजह से ये जो हिंसा बढ़ती जा रही है इसको जो काउंटर करने का सवाल है, इसमें दो तरीके से हमें लगता है कि भाई काम करना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो इमीडिएटली जो कोरोना की वजह से जो ग्राफ ऊपर जा रहा है उसको किस तरह से एक बार एड्रेस किया जाए, वो सवाल है। दूसरा ये है कि किसी भी सिविल सोसाइटी के अंदर जिसमें 73 साल की आज़ादी हो चुकी है, वहाँ पे उन महिलाओं को उनके बच्चों के सामने अगर उन लोगों के द्वारा मारपीट की जाए जिनको वो अपना कहती हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और किसी के लिए मतलब बहुत, तो वो जो चलता आ रहा है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें उसका भी इस समय पे मतलब थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक जो तात्कालिक इसके समाधान है उसमें हमें ये लगता है कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे मतलब व्हाट्सएप लाइन और जो है हेल्पलाइन शुरू की गई है, इसी तरह से सभी स्टेट्स में जहाँ पे हम एडवा की तरफ से बार बार लिख के भी दे चुके हैं वो स्थापित की जानी चाहिए। उनको अटेंड करने वाले लोगों की जो सेंसिटिविटी का लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए कि कोई बच्चा भी अगर उनसे बात करे इस बारे में तो उसको भी मतलब सेंसिटिवली हैंडल कर सकें। इसके अलावा काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा रोल इस समय पे है इस संदर्भ के अंदर। और इसके अलावा जैसे मैं बता रही थी कि रात को अगर 2 बजे उनको निकाला जा रहा है तो कोई शॉर्ट स्टे होम भी होने चाहिए। जैसे विदेशों के अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स जो हैं
उनके अंदर मतलब स्पेसिस क्रिएट की गई हैं कि अगर महिलाएं उसको घरेलू हिंसा को झेल रही हैं या बच्चे झेल रहे हैं तो उनको इमीडिएटली वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पे पूरा उनकी मतलब लुक आफ्टर किया जाता है उनको जो है। तो ये कुछ ऐसे समाधान हैं जो फौरी तौर पे मतलब किए जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें ये लगता है कि हमारी ये जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो पूरा एक मनुस्मृति की संगति में जाति का जो भेदभाव जिसके अंदर है, पतिव्रत धर्म की जिसके अंदर जगह है, छुआछूत की जगह है, जहाँ पे गरीब अमीर यहाँ तक कि काले और गोरे के बीच की जो भेदभाव है वो एग्जिस्ट करता है, इसकी जगह पे इस मनुस्मृति की संगति में बने हुए समाज की जगह पे हमें अपने संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले जो थे उन्होंने जो हमें एक नया विजन दिया था उस संविधान के माध्यम से, तो वो उस संविधान की संगति में एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी बनाई जाए जिसके अंदर ये जो इस तरह के भेदभाव है पितृसत्ता के, ये जो अमीर गरीब के, ये ना हो और मैक्सिमम जो है वो नागरिकों के विकास के ऊपर जो है वो खर्चे किए जाए उसके अंदर, मतलब उसमें कोई भेदभाव ना हो। आज हम क्या देख रहे हैं, इवन ये जो रिलीफ वर्क भी जो चलाया जा रहा है जिसमें हम भी थोड़ा बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं करने की, वो लोग जिन्होंने ये जात पात पितृसत्ता इनके भेदभाव जो झेले हैं उनकी वजह से इनका जो इम्यूनिटी का लेवल ऑलरेडी इतना लो है, आज उन्हीं को सबसे कम खाने को मिल रहा है। दिन में 2 बार मुश्किल से घंटों घंटों वेट करके उनको खाना जो है वो नसीब होता है। उसके बाद उस खाने में क्या मिल रहा है और उसके बाद उनको मतलब अपने घरों से जो बिल्कुल उजड़े हुए प्रवासी जो मजदूर हैं, कोई कहीं स्टेडियम में पढ़ा है, कोई कहीं स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, वहाँ पे क्या मतलब असुरक्षा उनके अंदर नहीं है। तो ये जो रिलीफ वर्क है इसको भी मानवीय बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे जो एमसी हैं, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि 10 चक्कर दिन में लगवाते हैं वो एक सुविधा के लिए। राशन के डिपो पे जाओ, राशन वाला कहेगा आज दाल मिलेगी, चावल मिलेंगे 5 दिन बाद, उसके बाद जो है तेल मिलेगा 10 दिन बाद। जो कैश का जो है उसमें कहेंगे बैंक में जाओ, फलाने मनी ढकड़े में जाओ, जो मतलब सूखा राशन देना है इस पार्क में आओ, आज 2 बजे आओ, उस पार्क में आओ 3 बजे आओ, वहाँ पे आओ 4 बजे आओ। तो ये एक तरह से मतलब उनको कोरोना की महामारी की तरफ धकेलने वाला रवैया है और इसके ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए। ये देश जो है ये किसी अमीर जादे, किसी ब्यूरोक्रेट या किसी सिरफिरे राजनेता का नहीं है। ये असल में भगत सिंह और उन जैसे जो नौजवान थे और जो असल में आज इसके लिए खून पसीना एक करते इसके विकास के लिए, ये उनका देश है। और ये याद रखा जाएगा इन लोगों के द्वारा कि जो मतलब हथियार बनाने में इतने तेज थे कि वो हथियार एक बार नहीं 5-5 बार इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन जब कोरोना की महामारी सामने आई तो उन लोगों के पास जो है वेंटिलेटर नहीं थे, उनके पास अस्पताल नहीं थे, उनके पास जो है डॉक्टर्स नहीं थे। ये सारी चीज़ें जो है वो इन लोगों के द्वारा याद रखी जाएंगी। और हम ये कहना चाहते हैं इस मौके के ऊपर कि असल में इस हिंसा के ऊपर अगर लगाम लगानी है तो जिस तरह से केरला ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, केरला वो प्रदेश है जहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है और स्वास्थ्य का स्तर जो है वो पूरी दुनिया के तमाम जो विकसित देश है उन्होंने भी जो है उसको मतलब एक मॉडल की तरह से स्वीकार किया है, क्योंकि उनका जो विकास का जो मंत्र है वो है सोशल इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं अपने बजट का मेन खर्चा जो है, जिससे उनके नागरिक जो है वो जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका विकास इतना स्वस्थ होता है कि वो उनके प्रति होने वाली हिंसा जो है उसको भी एक राइट पर्सपेक्टिव में समझते हुए उसका जो है मुकाबला कर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि पूरा ये जो रिलीफ वर्क है और पूरा जो विकास की दिशा जो है
वो इस तरह से उसको सेट किया जाना चाहिए आने वाले समय में कि जिसके अंदर जो व्यापक जो जनता है इस देश और दुनिया की, उन सब का जो है वो भला हो सके। यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ निरंतर मतलब जन कल्याण के ऊपर एक जो प्रॉफिट की महामारी जो है वो लगातार चल रही है इस दुनिया के अंदर। हम ये समझते हैं कि जब तक वो प्रॉफिट की महामारी जो है उसके खिलाफ भी संघर्ष नहीं किए जाएंगे और ये जात धर्म और ये जो इस तमाम तरह के पितृसत्तात्मक जो भेदभाव हैं इनके खिलाफ भी समाज सुधार के आंदोलन जब तक नहीं चलाए जाएंगे तो ये इस तरह की जब भी संकट आएंगे तो इनकी वल्नरेबिलिटी जो है, इनकी महिलाओं की और बच्चों की जो है वो इसी तरह से बढ़ती रहेगी। इससे परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए हमें जो है अपने देश के विकास की दिशा जो है उसको जन जवाबदेही के हिसाब से जो है वो सेट करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस मौके के ऊपर आप सब जो इस बातचीत में शामिल रहे उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करती हूँ। एंड डेफिनेटली आई फील ऑनर्ड टू बी विद SFI. Thank you, Students Federation of India, for having me with